एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र बोर्ड से हम अलजेब्रा में सीख रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स। तो इसमें हमने इसके पहले एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम सीखने वाले हैं वेन डायग्राम्स। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वेन डायग्राम की ज़रूरत क्या है। कोई भी दो कॉन्सेप्ट हो, उनकी सिमिलरिटीज़ और उनके अगर डिफरेंसेस, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है विजुअली, तो उसके लिए वेन डायग्राम का यूज़ होता है। अब वेन डायग्राम सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको पता चलता है कि एक मैथमेटिशियन हुए थे जिन्होंने लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पे वर्क किया है। उनका नाम था जॉन वेन, और उन्होंने 1980 में ये वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो आप ये जो है वेन डायग्राम की, इसकी आपको सिर्फ इनिशियल इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में आपको दी गई है। वेन डायग्राम को शो करने के लिए आप सर्कल्स का, ओवल का, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है, सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। अब इसको हमें विजुअलाइज फॉर्म में देखना है, समझना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो एक, जैसे मैंने यहाँ पे ओवल शेप निकाला है, अब ये होगी वेन डायग्राम। इसमें हमें ये सेट ए का नाम लिखना है इस तरह से कैपिटल लेटर में। तो ये हो गया सेट ए। अब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। तो आप किसी भी तरह से इसमें लिख सकते हो 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये हो गया सेट ए। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट -10 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। तो सेट भी ऐसे सभी x का सेट है जिसमें x क्या है, x -10 से बड़ी नंबर है लेकिन 0 से स्मॉल, और x इज एन इंटीजर, यानी 0 के लेफ्ट साइड में -10 तक जितने इंटीजर्स आएंगे वही उस सेट में होंगे। तो पहले तो हम इसकी लिस्टिंग मेथड बनाते हैं। तो कौन से आएंगे फिर, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। देखो ये -10 से सभी बड़े हैं और 0 से सभी छोटे हैं। ओके, सो ये जो है ये पूरे इस सेट में बी में आएंगे। अब आप देखो कि इसे और इसे दोनों को ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि दीज आर फाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट ग्रुप को हम इसमें मेंशन कर रहे हैं। मतलब वेन डायग्राम में फाइनाइट ग्रुप आते हैं। तो इसको अगर हमें वेन डायग्राम से दिखाना है तो हम इस तरह से एक रेक्टेंगल निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी कॉर्नर में। ये हो गया सेट बी। ओके, अब इसकी जो सभी एलिमेंट्स है उनको यहाँ पे पुट अप करेंगे। सो विल गेट हियर -9 -8 -6 -5 -4 -6 -3 -2 -1। आप किसी भी तरह से इसमें इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह से हमें किसी भी सेट को वेन डायग्राम का यूज करके रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये हमें सिखाया है जॉन वेन ने। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये इक्वल टू सेट ये इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8। अब इन दो सेट्स को गौर से देखो। तो सेट बी के एलिमेंट सेट ए में है क्या, देखो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, 4 है 4 है, 6 है 6 है, 8 है 8 है, यानी सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है और उसके अलावा सेट ए में और भी बाकी के एलिमेंट है। तो ऐसे कंडीशन में सेट बी को सेट ए का सबसेट कहा जाता है। इसका मतलब अगर एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में है तो उस एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी है, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। अब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सबसेट का ये सिंबल है, इस तरह से आपको यू निकालना है हॉरिजॉन्टली और उसके नीचे इस तरह से स्ट्रेट लाइन। ये हो गया सबसेट का सिंबल। अब इसका रीडिंग कैसे करते हैं, जैसे बी ए का सबसेट है तो इसका रीडिंग कैसे करते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए, या दूसरे भाषा में हम इसको कह सकते हैं बी सबसेट ए। ये दो तरीके से आपको इसका रीडिंग करना है।
अब इसी एग्जाम्पल को, इन सबसेट्स को अगर हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है ना वेन डायग्राम से, तो सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है, यानी सेट ए बड़ा सेट है और उसके अंदर छोटा सेट है, यानी सेट बी, यानी बड़े डब्बे में छोटा डब्बा डालो तो छोटा डब्बा जो है वो बड़े डब्बे के अंदर में आ जाता है। इसका मतलब जो छोटा डब्बा है वो बड़े डब्बे का सबसेट हो गया। उसी तरह से जैसे यहाँ पे अगर हमें डायग्रामली रिप्रेजेंट करना है तो इसको आप सर्कल से भी शो कर सकते हो। अब ये देखो, ये जो सर्कल है ये है बड़ा सर्कल, इसको हम कहेंगे सेट ए, और इसके अंदर एक छोटा सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया सेट बी। अब जो छोटा सर्कल है उसके अंदर पहले बी के एलिमेंट डालो, तो इसको बी को हमें लिखना है इस तरह से अंदर में। अब सेट बी के सभी एलिमेंट्स इसमें लिखो 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 छोड़ के सेट ए में और कौन से एलिमेंट बचे वो इस स्मॉल सर्कल के बाहर आएंगे। तो कौन सा बचा 1, तो यहाँ 1 लिखा, फिर बचा 3, फिर 5 और फिर 7। तो इस तरह से अब सेट ए के सभी एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी एलिमेंट सेट ए के हो गए, और सेट बी के सिर्फ एलिमेंट हो गए 2 4 6 8। तो इस तरह से मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सबसेट को। गॉट इट? तो इस एग्जांपल को सिंबॉलिकली अगर लिखना तो हम यहाँ लिखेंगे एवरी एलिमेंट of set B is also an element of set A। सेट B का हर एक एलिमेंट सेट A का भी एलिमेंट है। Therefore we can say that B is subset of A, यानी सेट B is subset of set A। Got it? अब सबसेट के और कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड i इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो n सभी नेचुरल नंबर का सेट है और ऑल सभी इंटीजर्स का सेट है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और इंटीजर्स क्या होते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखो कि इंटीजर्स के सेट में 1 से आगे के सभी नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, 1 या 1 से आगे के, यानी सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, n हो गया i का सबसेट। तो हम इसको अगर लिस्ट मेथड से बनाएंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 क्लोज, और i इक्वल टू क्या हो जाएगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के सेट में है, इसका मतलब n के सभी एलिमेंट्स i में है, इसलिए हम कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ n इज इन i। देखो वी कैन राइट हियर एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। हमें पता है कि हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होती है। Therefore we can say that n is subset of i। n सबसेट i। एक और एग्जांपल देखते हैं, p सेट p इक्वल टू x such that x is the square root of 25। अब 25 किसका स्क्वायर है, तो -5 का स्क्वायर 25 आता है और 5 का स्क्वायर भी 25 आता है, इसलिए 25 की जो स्क्वायर रूट है वो हो गया -5 और 5। तो जो p है उसकी लिस्टिंग मेथड कैसे बनेंगी -5, 5 हो गई। अब s की लिस्टिंग मेथड बनाएंगे y s सेट s सच दैट y सेट a इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू i, y इज द एलिमेंट ऑफ i, यानी y इंटीजर है। लेकिन इंटीजर कैसा है -5 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब y -5 हो सकता है या -5 से ग्रेटर, और लेकिन 5 से छोटा या 5 से या 5 होना चाहिए। तो इसमें जो है -5 पहले आ गया, अब -5 से ग्रेटर कौन है वो लिखेंगे -4 -3 -2 -1 0, और 5 से स्मॉल चाहिए
तो 1 2 3 4 5, 5 या 5 से स्मॉल, -5 या -5 से ग्रेटर, तो ये सभी नंबर्स आ गए इसमें। अब आप देखो सेट पी का एलिमेंट -5 इसमें है, सेट एस में, सेट पी का एलिमेंट 5 सेट एस में है, तो सेट पी का हर एक एलिमेंट सेट एस में है। इसका मतलब ये जो सेट पी है वो सेट एस का सबसेट हो गया। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी इज इन सेट यस। ठीक है, therefore we can say that P is subset of yes। तो इस तरह से हमें सबसेट है या नहीं है ये हमें डिसाइड करना है। गॉट इट। अब ये सबसेट के ऊपर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, कुछ बातें हमें रिमेम्बर करनी है, कुछ कंसेप्ट को समझना है। वो कैसे? जैसे नंबर ये देखो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे मान लो कि एक सेट लिया मैंने, ए इक्वल टू लिया 1 2 3 लिया, तो सेट ए के एलिमेंट, सभी एलिमेंट सेट ए में है, इसलिए हम कहते हैं कि सेट ए उसी सेट का सबसेट होता है, यानी ये सबसेट ये, यानी हर सेट खुद का सबसेट होता है। सेकंड देखो, एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी एक एम्प्टी सेट है, जैसे मान लो कि ये सेट ए में कोई एक फैक्टर नहीं है, मतलब एलिमेंट नहीं है। फिर दूसरा एक सेट लेते हैं बी सेट में मान लो कि 1 2 3 फैक्टर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है, यानी जो नल सेट है या एम्प्टी सेट है वो हर दूसरे सेट का, हर किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ये हो गया एम्प्टी सेट और ये हो गया सबसेट ऑफ बी, या फिर कोई भी सेट लो ये। अब तो यहाँ पे हम लेंगे बी। ओके, तो जो नल सेट है या एमसी सेट है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। थर्ड देखो, ये ए इक्वल टू बी, मान लो कि आप सेट ए में और बी के जो एलिमेंट्स है, सेट ए में मान लेते कि 1 2 3 है और सेट बी में भी एलिमेंट है 1 2 3, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है, तो हम इनको कहते हैं ए इक्वल टू बी, यानी दोनों सेट इक्वल है। तो जब दो सेट इक्वल होते हैं तो पहला सेट दूसरे का सबसेट रहेगा और दूसरा सेट पहले का सबसेट रहेगा, यानी दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी। अब इसका रिवर्स जाओ, ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, बी सबसेट ऑफ ए मतलब कि बी के सभी एलिमेंट्स ए में है, यानी ए और बी, ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, बी के सभी एलिमेंट्स ए में है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दोनों सेट्स इक्वल है। व्हाट इट। तो आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा है मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे गैलेक्सी में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें सोलर सिस्टम होती है, ठीक है, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, जिसमें से सन भी एक स्टार है, फिर उसमें डस्ट होती है, ठीक है, और उसमें फिर गैसेस भी होते हैं, और भी बहुत से कंपोनेंट्स है, इन सबको मिलाकर बनती है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आती है, स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं, डस्ट मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं और गैसेस मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं। यानी सोलर सिस्टम इज सबसेट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, स्टार्स इज सबसेट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, डस्ट इज सबसेट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एंड गैसेस इज सबसेट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम नेचुरल नंबर्स लिए, और नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स आते हैं, फिर नेचुरल नंबर में कंपोजिट नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, फिर इसमें इवन नंबर्स भी आते हैं, इसमें फिर ऑड नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, प्राइम नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। तो
ये जो है नेचुरल नंबर का सेट या फिर मिल्की वे गैलेक्सी, ये दो ऐसे एग्जांपल्स है इसमें यूनिवर्सल एग्जांपल कि इनमें ये सब इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं लार्जर सेट। और ऐसा लार्जर सेट जिसमें ये सब आ रहे हैं उस लार्जर सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यही यूनिवर्सल की डेफिनेशन है, क्या है? यूनिवर्सल सेट इज अ लार्जर सेट फॉर्म फ्रॉम टू और मोर सेट्स, दो या दो से ज्यादा सेट से मिलकर जो एक नया सेट बनता है, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, which are also considered as the subsets of the universal set। अब वो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सेट्स है वो सभी सेट्स यूनिवर्सल के सबसेट्स है। ओके, और यूनिवर्स सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। अब इसका एक इजी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका क्लास 9 है। अब क्लास 9 के सभी स्टूडेंट ये उस स्कूल के स्टूडेंट है, तो आपका जो स्कूल है वो हो गया यूनिवर्सल सेट और आपका जो क्लास है वो हो गया उस यूनिवर्स सेट का सबसेट। तो यूनिवर्स सेट को अगर दिखाना है तो उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और ये जो यूनिवर्सल सेट बना है इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल यू, और वो रहता है डायग्राम के बाहर। अब इसके अंदर जितने भी सेट है उसको हम डिनोट करते हैं सर्कल से। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? जैसे स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ यूर स्कूल, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। और क्लास 9 के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, वो हो गया उसका सबसेट। तो क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स आपके स्कूल के स्टूडेंट्स है, तो आपका स्कूल हो गया यूनिवर्सल सेट और आपका क्लास हो गया उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट। तो इस तरह से हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस नेचुरल नंबर के एग्जांपल्स को अगर देखना है तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स एंड ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में ऑड नंबर्स भी आएंगे तो उसको हम दिखाएंगे ऑड नंबर्स, फिर उसमें प्राइम नंबर्स आएंगे तो उसको दिखाएंगे प्राइम नंबर्स, ऐसे लिखेंगे। फिर कंपोजिट नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे, फिर इवन नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो सभी है दीज ऑल आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल जो सेट है वो उसके अंदर आने वाले सभी सेट्स का मतलब उस सभी सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। कैसे? सेट यू इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 से लेकर 10 तक के नंबर सेट ए में है, अब यू में है, और सेट ए में है 2 4 6 8 10 यानी 1 से ग्रेटर और 11 से स्मॉल सभी इवन नंबर्स है। तो यहाँ पे अगर देखो कि ए के सभी एलिमेंट्स यू में है, 2 है, यहाँ पे है 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट यू में है। इसका मतलब क्या हो गया? ए इज सबसेट ऑफ यू हो गया, और यू यूनिवर्सल सेट है इस एग्जांपल में। ठीक है, अब यू में और भी ऐसे कुछ नंबर्स है, एलिमेंट्स है जो ये में नहीं है। ठीक है, ये की सभी एलिमेंट्स यू में है और यू में उसके अलावा और भी ज्यादा एलिमेंट है। जैसे कौन से बचे अभी? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये एलिमेंट बच गए। तो ऐसे एलिमेंट्स जो सबसेट में है, ठीक है, उनको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है? सपोज यू इज अ यूनिवर्सल सेट, जैसे यहाँ पे देखो कि ये यूनिवर्सल सेट यू हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है। इफ बी इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के सभी एलिमेंट्स यू में है, देन the set of all elements in U which are not in set B is called the complement of B। यानी ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है, मतलब U में है लेकिन B में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B डिनोट किया जाता है इस तरह से, B और उसके सर के ऊपर इस तरह से कॉमा और B और उसके सर पे C, B रेज़ टू द पावर C। तो इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो। अब जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी है, उससे डेफिनेशन क्या बनती है? बी, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, या इसको रीड करते समय बी डैश बोलना, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ऐसा सेट है, ऐसे सभी एक्स का सेट है जो एक्स यूनिवर्सल सेट में तो है, यानी वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट सेट बी में नहीं है। गॉट इट। जैसे यहाँ पे अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वही आएंगे जो सेट ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो वो कौन से रहेंगे, 1 3 5 7 9 ये वाले एलिमेंट आएंगे। अब इसको अगर हमें शो करना है वेन डायग्राम से, तो पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और उसके अंदर निकालते हैं एक सर्कल, और ये सर्कल जो सेट है वो हो गया सेट ए। अब पहले तो ये सेट ए के एलिमेंट यहाँ पे लिख लो, ये वाले। तो कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 और 10, ये हो गए एलिमेंट। अब बचे हुए कौन से एलिमेंट है यू के, मतलब ए के एलिमेंट छोड़ दो जो यू में है, बचे हुए कौन से है, वो है 1 3 5 7 9। तो ये जो सेट बना, ये सेट ए के बाहर जो सेट बना, ये हो गया ए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी ऐसे एलिमेंट जो ए के नहीं है लेकिन यू के है, यूनिवर्सल सेट के है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का जो जो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और उसको हमें डिनोट करना है इस तरह से। गॉट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं, u इक्वल टू यू, ये यूनिवर्सल सेट है इस एग्जांपल के लिए, यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं, और एक b एक सेट है इसमें भी एलिमेंट दिए हैं। अब यहाँ पे देखो कि b के सभी एलिमेंट्स u में है या नहीं, 3 है 3 है, 9 है 9 है, 11 है 11 है, 13 है 13 है, यानी आप अगर देखोगे कि b इज सबसेट ऑफ u हो गया। तो हमें b का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है सबसे पहले, तो फर्स्ट वी विल राइट हियर। अब यहाँ से शुरू हो गया मान लो हमारा, तो b डैश इक्वल टू क्या होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या हो जाएगा, पहले u इक्वल टू लिखना है, लिख ही देता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन में, ठीक है। तो u इक्वल टू हमें दिया है 1 3 9 11 13 18 19, ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के हैं। सेट बी के एलिमेंट कौन से हैं, 3 9 11 13, और अभी हमने देखा कि सेट बी के सभी एलिमेंट सेट यू में है, ओके। लेकिन हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट लिखेंगे यू के जो बी के नहीं है, यानी बी के जो सभी एलिमेंट्स यू में है उनको छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में आएंगे। तो कौन सा आएगा, 1 आया, फिर 18 आएगा, और फिर 19 आएगा। ये 3 एलिमेंट्स हो गए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। अब सेकंड हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी डैश और फिर ब्रैकेट का डैश है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली होता क्या है, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो बी के नहीं है लेकिन ए के है। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसका सेट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी 1 18 और 19 ये सभी एलिमेंट छोड़ देंगे। अब 1 को छोड़ दिया, 18 को छोड़ दिया और 19 को छोड़ दिया, तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट बचे हैं, 3 9 11 13। तो 3 9 11 13 ये एलिमेंट बचे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3 9 11 13, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के ऐसे एलिमेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है। तो ये बन गया। अब ये जो एलिमेंट्स है ये अगर देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा बी का, है ना, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी, यानी किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट इटसेल्फ, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज गिवन सेट इटसेल्फ। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर, यस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी, ये होता है। गॉट इट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन ये जो 4 प्रॉपर्टीज है उसको हम एग्जाम्पल से
देखेंगे। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम, पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं अपने मन से। तो मैं एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और फिर कोई एक और सेट लेते हैं ये, इसमें मैं नंबर्स ले लेता हूँ 2 4 6 8, ठीक है, डॉट 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 डॉट। यानी अब ये जो सेट ये है ये सभी इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, और जो सेट यू है वो सभी नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे यू हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट ये उसका सबसेट, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट यू में है, इसलिए हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ यू। अब अगर हमें ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये अगर फाइंड करना है तो क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर के इसमें से सभी हमें इवन नंबर्स को छोड़ देना पड़ेगा। अब इवन नंबर्स को छोड़ देंगे तो बचेंगे कौन से, ऑड नंबर्स। सो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये, यानी इसमें ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए के एलिमेंट नहीं है। तो पहला देखो हमें क्या कहा है, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए डैश। अब ये देखो सेट ए एंड सेट ए डैश, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, दोनों सेट में कोई कॉमन नहीं है। सेट ये है सभी इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, और सेट ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये किसका है, सभी ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। सो वी कैन से दैट ए और ए डैश में कोई कॉमन नहीं एलिमेंट होता है। ये पहली प्रॉपर्टी इसमें हमने समझ ली। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या कहा है, ये इज सबसेट ऑफ यू। अब यहाँ पे अगर देखोगे इन तीनों में, तो ए के सभी एलिमेंट्स यू में है, तो ये सबसेट ऑफ यू हो गया, और ए डैश सबसेट ऑफ यू, और ए डैश के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट्स इसमें है यूनिवर्सल सेट में, तो ए डैश सबसेट ऑफ यू हो गया, ठीक है। तो एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, ये है सेकंड प्रॉपर्टी। गॉट इट। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट। अब ये हमारा सेट यू है, अब इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ऐसे एलिमेंट्स हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जो इसमें नहीं है लेकिन इसमें सभी आते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा हमने, तो सेट ए के एलिमेंट छोड़ दो और यू के लिखो। अब यू के सभी एलिमेंट छोड़ दो और जो यू में है वो लिखो। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी 5। यानी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है नल सेट या फिर 5 होता है। ओके, ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज नल सेट। और इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल सेट। किसी भी एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। गॉट इट।